Welcome all the students. After understanding the concept of motivation and master-seed hierarchy theory, today we are going to discuss our next topic, that is incentives. Incentives which are used to motivate people in the organization. They are method, they are technique or they are measure which are used to motivate people to improve their performance. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? इंसेंटिव्स. These incentives can be classified into two broad categories. First is financial and second is non-financial incentives. What are financial incentives? Financial incentives are those incentives which are in direct monetary form or measurable in monetary form. Means हम ऐसे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे. उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज कर रहे हैं. फाइनेंशियल इंसेंटिव जो क्या है? मॉनेटरी फॉर्म में. मॉनेटरी फॉर्म में मतलब जिसे आप मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो विच इज मेजरेबल इन मनी टर्म. क्लियर है? या फिर वो किसी काइंड की फॉर्म में है बट दे कैन बी मेजरेबल इन द मॉनेटरी फॉर्म. लाइक मैं अपने वर्कर्स को सैलरी दे रही हूँ, वेजेस दे रही हूँ, तो ये क्या है? ये मॉनेटरी फॉर्म में है. लेकिन अगर मैं अपने वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कार देती हूँ, तो कार क्या है? कार एक काइंड है बट हम कार की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो विच कैन बी इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनेटरी फॉर्म. डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में भी आप दे सकते हो और या फिर आप किसी थिंग के रूप में, काइंड के रूप में भी दे सकते हो जिसकी हम मॉनेटरी टर्म में वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये क्या है? हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव. अभी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ये इनका मेन पर्पस क्या होता है? टू मोटिवेट द पीपल टू परफॉर्म बेटर. हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिले, उनकी वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, अपना नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करे. क्लियर है? अब इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम कौन कौन से इंसेंटिव्स जो है इंक्लूड करते हैं, वो है पहले पे एंड अलाउंस. उससे पहले हम पढ़ लेते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव्स है जो मॉनेटरी टर्म में नहीं होते हैं. क्लियर है? जो मॉनेटरी टर्म में नहीं होते हैं फिर भी मोटिवेट करते हैं वो पर्सन्स को अपना बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए. तो वी विल डिस्कस इट लेटर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो फर्स्ट वी विल टेक फाइनेंशियल इंसेंटिव. इसमें सबसे पहले आता है आपका पे एंड अलाउंस. बेसिक सैलरी आपकी, बेसिक वेजेस आपकी. ओके, पे एंड अलाउंस. पे मतलब इट इंक्लूड्स बेसिक पे और अलाउंसेस जिसमें डेयरनेस अलाउंस आ सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आ सकते हैं, मेडिकल अलाउंस आ सकता है या अदर अलाउंसेस आ सकते हैं. तो ये अलाउंसेस मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंसेस? अलाउंस का मीनिंग होता है व्हेन एन अमाउंट इज पेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट पे करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अलाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर ए वर्क कर रहे हैं. अब मिस्टर ए क्या है? वो बहुत दूर से आते हैं, अगर वो 30 किलोमीटर फार अवे, ठीक है, तो वो 30 किलोमीटर से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं. तो एक दिन मुझे बोलते हैं कि अब मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ. मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे आना जाना ना बहुत भारी पड़ रहा है, आने जाने में मेरा बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा, पास में ही कहीं जॉब देखूंगा. अब मिस्टर ए क्या है? ही इज अ गुड वर्कर और मैं उन्हें रिटेन करके रखना चाहती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में. तो मैं यहाँ क्या करती हूँ? मैं उन्हें कहती हूँ कि ओके, वी विल प्रोवाइड यू ट्रैवलिंग अलाउंस. हम आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे, यानी आपका जो भी एक्सपेंसेस आता है ट्रैवलिंग का, वो एक्सपेंसेस कंपनी आपको पेड कर देगी. लाइक उनका 5000 मंथली आता है तो कंपनी अब वो 5000 रुपए महीना उनको पेमेंट कर देगी. तो अब जो उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, जो उनको बहुत बर्डन लग रहा था, वो अब उनका जो है वो कंपनी पेमेंट करने को तैयार हो गई है. तो अब वो अपना वर्क इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने उनको अलाउंस दिया. व्हाट इज ट्रैवलिंग अलाउंस. ऐसे होता है एक डियरनेस अलाउंस. अब ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? देखिए, अभी मान लीजिए मेरी सैलरी है, सपोज मिस्टर ए की सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, बट जितना इंक्रीमेंट होता है उतनी उसकी परचेजिंग पावर, जो मनी की परचेजिंग पावर है, वो नहीं रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन.
हम इन्फ्लेशन की वजह से जो अलाउंस देते हैं दैट इज डियरनेस अलाउंस। ओके, अब आज आपको जो चीज 1000 रुपीज में मिल रही है, हो सकता है कुछ महीने बाद में वो आपको 1000 रुपीज में ना मिले, वो आपको 1500 की मिले, वो 2000 की मिले। तो क्या है यहाँ पर हम उसके परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए एक डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे पे और अलाउंस विच इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस, एंड दे सर्व एज अ मोटिवेटर टू द एम्प्लॉय को पता होता है कि अच्छा इन सैलरी वेजेस में हम क्या करते हैं और अलाउंसेस में एवरी ईयर एक इंक्रीमेंट करते हैं। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन इस इंक्रीमेंट को परफॉर्मेंस से लिंक कर देती है, यानी आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको उतना अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो आपको इंक्रीमेंट ना भी मिले या बहुत लेस आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मोटिवेशन का काम करता है कि अगर आप चाहते हैं मुझे अच्छा सैलरी मिले, मेरी अच्छी सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट हो, तो मुझे बेटर परफॉर्म करना होगा। सेकेंड आता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव। हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पढ़ी थी, उस टेक्निक में एक टेक्निक थी डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या किया, हमने वेजेस को लिंक्ड कर दिया प्रोडक्टिविटी से, कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको उतना ही उसी अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलेगा, और आप जितना लो परफॉर्म करोगे आपको उतना ही कम वेजेस पेमेंट होगा। लाइक हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। क्लियर है? तो अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो या मोर देन 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो हम आपको 16 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप लेस देन करते हो तो हम आपको 10 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब आप चाहते हो 16 रुपीज के हिसाब से पेमेंट लेना, 6 रुपीज का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, तो आप चाहते हो 16 रुपीज के पेमेंट रेट से पेमेंट लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। यही है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव में, जहां पर हम इंसेंटिव्स को हम उस प्रोडक्टिविटी से लिंक कर देते हैं। यानी ये डिपेंड करती है वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे। वर्कर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो उतनी ही अच्छी वेजेस रिसीव करेगा, और जितना लो परफॉर्मेंस रहेगा वेजेस भी उतनी ही उसकी कम होगी। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस क्या है? इट इज ओवर एंड अबव अमाउंट, ओवर एंड अबव योर वेजेस और सैलरी। आपको अपनी सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिल रहा है वो क्या है? बोनस है। और ये बोनस भी आपको कब मिलता है? जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छे वर्कर्स को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको 1 महीने की सैलरी बोनस के रूप में देते हैं। कहीं कहीं पर ये लीगल कंपल्सन भी है कि आपको बोनस देना होता है, और कहीं कहीं पर ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्हें बोनस प्रोवाइड करती है, जो उनकी सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो 1 मंथ की सैलरी के इक्वल हो सकता है। लाइक मैं अपने वर्कर्स को कहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम दिवाली पर आपको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा देंगे। तो ये क्या है? ये बोनस है। इससे दूसरे वर्कर्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें भी बोनस मिलेगा। तो ये भी आपका एक इंसेंटिव है विच मोटिवेट्स द पर्सन टू परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कंपनी अपने अच्छे वर्कर्स को, अपने यहाँ पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करती है, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग देती है। जब कंपनी के वर्कर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हैं कंपनी का, तो कंपनी एज अ एप्रिसिएशन क्या करती है, उस प्रॉफिट में से एक पार्ट अपने वर्कर्स को भी दे देती है। और ये पार्ट क्या करता है, ये वर्कर्स के लिए मोटिवेशन का काम करता है, और वो आगे चलकर भी क्या करेंगे, कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, कंपनी की सेल को हाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो और उन्हें भी प्रॉफिट में शेयर मिल जाए। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप क्या है? को पार्टनरशिप, हमने पार्टनरशिप फर्म पढ़ी है जहां पर हम जानते हैं कि वहां पर 2 या 3 पर्सन मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और बिजनेस होने वाले प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक वर्कर काम कर रहा है जो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, और हम चाहते हैं कि उस वर्कर को हम उसकी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर हम उसको अपनी फर्म में रिटेन करके रखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसे एज अ पार्टनर फर्म में इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर है? हमने क्या किया, एक वर्कर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसे हम एज अ एप्रिसिएशन अपनी फर्म में एज अ पार्टनर कंसीडर
कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं को पार्टनरशिप। इससे क्या होता है, इससे उस एम्प्लॉय के अंदर बिलोंगिंगनेस की और ओनरशिप की फीलिंग आती है। अब वो खुद को एज अ ओनर कंसिडर करता है और कंपनी की ग्रोथ में अपनी ग्रोथ को लिंक करके देखता है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। स्टॉक ऑप्शन ये कंपनीज में फॉलो होता है, जहां पर कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स को ऑप्शन देती है कि आप अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बदले में हम आपको कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। ये शेयर एक बहुत ही कंसेशनल अमाउंट पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पर उनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उन्हें शेयर ऑफर कर रही है कि आप अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दिए और कंपनी के शेयर्स लेकर कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसके अंदर हम लेते हैं पेंशन आ गया, ग्रेच्युटी आ गया, ओके, ये सब किस में आते हैं, ये रिटायरमेंट के अंदर आते हैं, जहां पर आफ्टर रिटायरमेंट आपको आपकी ये अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। पर इसका बेनिफिट आपको एज सर्विस के अंदर ही मिलता है, क्योंकि आपको सर्विस के दौरान ही अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है और अच्छे परफॉर्मेंस के बदले में कंपनी आपको ग्रेच्युटी की या प्रोविडेंट फंड की, ये सब पेंशन की, प्रोविडेंट फंड हो गया, इन सब की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सब फैसिलिटी जब आप सर्विस के अंदर होते हैं और आपका पीएफ जा रहा है, आपके ग्रेच्युटी पे आप मनी कलेक्ट हो रहा है, आपका पेंशन बन रहा है, तो ये सब चीजें आपके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रीक्विसाइड्स। प्रीक्विसाइड्स क्या होते हैं, प्रीक्विसाइड्स होते हैं, इनको हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। ये वो बेनिफिट्स हैं जो हम किसी काइंड की फॉर्म में देते हैं। काइंड की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि ये जो सारे थे ये आपकी डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में तो नहीं होते हैं, बट दे कैन बी मेजरेबल इन मॉनेटरी फॉर्म। क्लियर है? तो ऐसे ही होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, जहां पर हम हमारे वर्कर्स को क्या कर रहे हैं, हम उनको हमने उनको कार प्रोवाइड कर दी, या रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, या उनकी चिल्ड्रन की एजुकेशन कंपनी ने फाइनेंस कर दी। तो ये क्या है, यहाँ पर हम उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम किसी काइंड के रूप में उनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कार हमने प्रोवाइड कर दिया, या हमने कार का अलाउंस उन्हें प्रोवाइड कर दिया कि आपकी कार के थ्रू आप जो ट्रैवलिंग करते हैं उसके जो आपको एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, तो उसका अलाउंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी, या आपके चिल्ड्रन की एजुकेशन को कंपनी फाइनेंस कर देगी, या कंपनी आपको मेडिकल एड दे रही है, या आप यहाँ पर रहते नहीं हैं और आपको हाउसिंग की प्रॉब्लम है तो आपको कंपनी रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब क्या है, इन सब के लिए कंपनी पेमेंट करती है। या फिर आप इंटरेस्ट फ्री लोन, कंपनी कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को लाइक मुझे 10 लाख रुपीस की नीड है, तो मेरी कंपनी मुझे क्या करेगी, मुझे 10 लाख का लोन प्रोवाइड कर देगी, और उस लोन का एक फिक्स अमाउंट वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट करते हुए लोन को कवर कर लेगी, बट इंटरेस्ट चार्ज वो नहीं करेगी। अगर यही 10 लाख मैं बाहर से लेती हूँ तो मुझे 10 लाख भी देना पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पर वो 10 लाख का लोन मैंने लिया, तो 10 लाख का लोन तो कंपनी मेरी सैलरी से काटती जाएगी, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी उससे चार्ज नहीं करेगी। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है, ये भी क्या है, ये भी आपके लिए प्रीक्विसाइड्स है, जहां पर हम मॉनेटरी फॉर्म में नहीं, बट मॉनेटरी फॉर्म में मेजर हो सकने वाली ऐसी कंडीशंस के अंदर हम उनको जो है मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दीज इंसेंटिव्स। तो ये है हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव। लेट डिस्कस नाउ, वी विल टेक नाउ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, तो लेट्स टेक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। Next, we are discussing non-financial incentives. What are non-financial incentives? Non-financial incentives देखिए क्या होता है कि हमारी हर जरूरत जो है वो सिर्फ पैसों से ही पूरी नहीं की जा सकती। क्लियर है? हमारी हर नीड को मनी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हमारी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, कुछ सोशल नीड्स होती हैं, कुछ एस्टीम नीड्स होती हैं। दे कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू अदर इंसेंटिव्स। दे आर नॉन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी ऐसे इंसेंटिव जिसको हम मनी की टर्म में ना तो वो मनी की टर्म में है और ना ही हम मनी की टर्म में उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टिल दे कॉन्ट्रीब्यूट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज बाय सेटिस्फाइंग देयर साइकोलॉजिकल, सोशल और एस्टीम नीड्स। क्लियर है? वो ही क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और इन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में कभी कभी फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इंक्लूड हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन है
ही गेट्स द चांस ऑफ प्रमोशन। तो हम उसको प्रमोशन का चांस मिलता है और उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो ये प्रमोशन क्या कर रहा है, प्रमोशन का मतलब है नाउ ही इज हैविंग मोर अथॉरिटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर चैलेंजेस, मोर रिवार्ड, मोर प्रिक्विजिट्स। तो ये सब उसके पास ज्यादा है। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। ये उसको साइकोलॉजिकल और सोशल मोटिवेशन दे रहा है, उसको एक स्टेटस दे रहा है और ये स्टेटस उसकी साइकोलॉजिकल और जो उसकी सोशल और इमोशनल नीड्स हैं उन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब उसको प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन का मतलब है उसको हाई सैलरी भी मिलेगा, उसको अदर इंसेंटिव्स, मॉनेटरी टर्म में लाइक कार भी मिल सकती है, हाउस भी मिल सकता है। तो ये जो प्रमोशन के थ्रू एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में इंक्लूड हो गया। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब वो इंसेंटिव जिन्हें हम मनी की टर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट दे are useful to satisfy psychological or social or emotional needs of the employee and they act as a motivator for the employee. Okay? अभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम कौन कौन से इंसेंटिव्स को इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या हो गया, रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन रैंक क्या है, रैंक पोजीशन क्या है, यही क्या है, यही स्टेटस है। क्योंकि जैसे जैसे आप हाई लेवल की तरफ जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, आपको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, चैलेंजेस मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं, प्रिक्विजिट्स मिलती हैं। ये सब क्या शो कर रही है, ये सब आपके स्टेटस को शो करती हैं। लाइक मेरी फर्म में ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर ए भी 2 वर्कर हैं, क्लियर है। अब मिस्टर ए की ऑथोरिटी लेवल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल जो है और उनके रिवॉर्ड जो है, प्रिक्विजिट्स हैं, फैसिलिटीज जो है, वो सब मिस्टर बी के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो यहाँ क्या शो हो रहा है कि मिस्टर ए का स्टेटस मिस्टर बी के स्टेटस से ज्यादा है। तो इट शोज द स्टेट, ये जो भी चीजें हैं लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, ये क्या लिंक करती है, ये किससे लिंक है, ये स्टेटस से लिंक है। और स्टेटस जितना हाई हो जाता है आप एम्प्लॉय उतना ही ज्यादा मोटिवेट होता जाता है और वो कोशिश करता है और हायर लेवल अचीव करने के लिए। तो ये इस तरीके से एक वर्कर के लिए मोटिवेटर का काम करता है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो उनका एनवायरमेंट कैसा है, वहां का वर्किंग स्टाइल कैसा है, वहां का स्टाफ कैसा है, वर्किंग पॉलिसी कैसी है, ये सब क्या डिस्क्राइब करती हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को। इट मीन्स दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन और डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर। कुछ ऐसी बातें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करती हैं और मुझे बताती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अदर ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा वहां पर वर्कर उतना ही ज्यादा हाईली मोटिवेटेड फील करेगा। लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, ठीक है, रिवॉर्ड्स हैं, टीम स्पिरिट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, रिस्क टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सब क्या है, दे ऑल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का एक रीजन सिर्फ मनी नहीं होता है, सैलरी नहीं होता है, बल्कि वहां का एनवायरनमेंट भी होता है। लाइक अगर हम बात करें टाटा ग्रुप्स की या रिलायंस ग्रुप की, तो वहां पर मुझे ज्वाइन करने का एक रीजन सिर्फ मनी हो ऐसा नहीं है। अगर वहां का पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है, कई बार हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कम पे पे भी काम करना पसंद कर लेते हैं जहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, ये मुझे पीस ऑफ माइंड देता है और जितना मेरा पीस ऑफ माइंड होगा मैं उतने ही अच्छे तरीके से, उतना ही सोच समझकर, उतने ही अपनी जो मेरी स्किल है उस स्किल को यूज करते हुए अपना वर्क करना पसंद करती हूँ। क्लियर है? तो इट विल मोटिवेट मी टू परफॉर्म बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नाम से पता समझ में आ रहा है जहां पर मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे अपना लेवल हाई लेवल तक ले जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर स्किल एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर एडवांसमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर वर्क करना एम्प्लॉय ज्यादा पसंद करता है, वहां एम्प्लॉय मोटिवेशन फील करता है, क्योंकि उसे क्या करना है, उसे हायर रैंक लेवल तक जाना है और हायर रैंक लेवल तक जाने के लिए उसके पास में कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जो वर्कर है वो मोटिवेशन फील नहीं करेगा
वो जैसा कर रहा है उसी में सेटिस्फाई रहेगा, उसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है वो कितना भी अच्छा कर ले उसके पास कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का। लेकिन अगर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैरियर एडवांसमेंट पॉलिसी है, तो कंपनी, तो वहां पे वर्कर क्या करेंगे, वहां पर वर्कर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपना बेस्ट शो करने की कोशिश करेंगे। तो इट गिव्स द चांस टू परफॉर्म बेटर, टू शो योर स्किल, टू शो योर नॉलेज एंड टू बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल पोजीशन। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि कई वर्कर ऐसे होते हैं जो एक रिपीटेटिव वर्क करना पसंद करते हैं, कि जो वर्क चल रहा है उसको ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हम अगर बैंक में जाएं तो बैंक में कैशियर, उसका काम क्या है? कैश लेना देना, वो एक ही काम दिन भर करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका काम लेस इंपॉर्टेंट है, उसका काम भी बहुत इम्पोर्टेंट और हैट्रिक है, बट वो एक रिपीटेटिव वर्क कर रहा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक रिपीटेटिव वर्क नहीं कर सकते, वो एक तरह का वर्क करके बहुत जल्दी बोर आते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको वैरायटी ऑफ वर्क चाहिए, उनको नया नया सीखने की, उनको हर समय कुछ नया सीखने की जो है वो उनकी जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उनका नया सीखने का है, वो इंटरेस्ट उनका फुलफिल होना चाहिए। तो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं जहां पे उन्हें मोर चैलेंजेस मिले, मोर नॉलेज मिले, अपने स्किल को शो करने की मोर चांसेस मिले और अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस उनको मिले। तो जैसे अगर मुझे मैं कहा जाता है, जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती होंगी तो मेरी नॉलेज क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे शौक है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो जब मुझे अलग अलग सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं और मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो इससे मेरा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, मेरा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। यही क्या है? यही है जॉब एनरिचमेंट। इसका मतलब होता है कि यू आर डिजाइनिंग द जॉब्स दैट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ओके, हम इस तरीके से अपने वर्क को डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे वर्क में बहुत सारी वैरायटी आ रही है, उनको करने के लिए हमें मोर नॉलेज रिक्वायर्ड है, मोर स्किल रिक्वायर्ड है, ऐसे पर्सन रिक्वायर्ड है विच आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। तो यही क्या है? जॉब एनरिचमेंट। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको इस तरह के काम करने पसंद आते हैं, नया नया काम करना पसंद आता है बार बार, उन लोगों के लिए जॉब एनरिचमेंट बहुत मोटिवेशन का काम करता है। वो रिपीटेटिव वर्क उनके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेगा, लेकिन जॉब एनरिचमेंट उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम का मतलब है, देखिए, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नीड। व्हाट काइंड ऑफ नीड? ही हैज अ नीड दैट हिज वर्क शुड बी इवैल्यूएटेड एंड ड्यू रिकॉग्निशन, कि उसके वर्क को एक पहचान मिलनी चाहिए। His work should be considered or should be acknowledged with the other concerns. Clear है? तो it means, what is the meaning of employee recognition? It means acknowledgement with show appreciation. कि जो वर्कर है उसके काम को पहचान दी जानी चाहिए, उसके काम को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अब ये एप्रिसिएशन क्या है? ये एप्रिसिएशन उस वर्कर के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जब आप किसी वर्कर के काम को अप्रिशिएट करते हो तो ये उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा और वो और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। अप्रिशिएशन आप कई तरीके से दे सकते हैं, लाइक यू कैन कॉन्ग्रेचुलेट हिम, आप उसको अमंग द पीपल, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बीच में उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, या फिर आप उसे किसी तरह का अवार्ड या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो, या मेमेंटोज दे सकते हो, या फिर आप अपनी कंपनी के न्यूज लेटर में उसका नेम पब्लिश कर सकते हो, या आप नोटिस बोर्ड पर आप उसका नाम लगा सकते हो। तो ये सब तरीके हैं एक पर्सन के वर्क को एक्नॉलेज करने के, उसके वर्क को अप्रिशिएट करने के। और जब ऐसा एक्नॉलेजमेंट वर्कर को मिलता है, उसके काम को मिलता है, तो वो क्या करता है? वो और भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, एक प्रिंसिपल था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, याद है? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्सन को, आपके एम्प्लॉय में, आपके फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय को, वर्कर को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है उसे इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि आगे जाके जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, मैं अगर कोई गलती कर दूंगा तो कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दे, है ना, या फिर मेरी जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है बन के रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर वो इसी चिंता में रहेगा कि मेरा ये जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, मेरी इनकम की स्टेबिलिटी बन के रहेगी नहीं रहेगी, तो वो अपना कभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता।
लेकिन जब उसे इस चिंता से मुक्ति मिल जाती है, उसे ये लगता है कि नहीं, अगर मैं कोई गलती कर भी देता हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसे कंसिडर करेगी और मुझे मेरी गलती को सुधारने का मौका देगी, मुझे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मुझे मोटिवेट करेगी। तो ये चीज उसको मोटिवेट करती है, उसके अंदर से जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है उसको खत्म करती है। और जब इंसान इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती है तो फिर वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत गलत हो भी जाता है तो दैट विल बी इम्प्रूव्ड। ओके, तो ये है आपका जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, अभी जो हमने जॉब एनरिचमेंट पढ़ा था, उस जॉब एनरिचमेंट भी हमारा एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, और वो प्रिंसिपल फॉलो होता है हमारा, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये वही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्या कर रहे हो, आप उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो। हमने यहाँ पे भी प्रिंसिपल आ रहा है, जो प्रिंसिपल है हमने पढ़ा था कॉर्पोरेशन बट नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म था, यही प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है। वहां पे हमने सीखा था कि हम मिलकर काम करते हैं, जो मैनेजर हैं, जो सुपीरियर्स हैं, दे इन्वॉल्व देयर सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। और जब आप अपने फर्म के लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो एक तो वो उनको मोटिवेशन मिलता है कि हमें फर्म ने कंसिडर किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने हमें कंसिडर किया। दूसरा ये होता है कि जब उनकी सहमति से हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को कंप्लीट करने में, उस वर्क को उस टारगेट को अचीव करने में एम्प्लॉय अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मीनिंग होता है गिविंग मोर ऑटोनॉमी और पावर टू द सबऑर्डिनेट्स। When organization gives more autonomy or more power to the subordinate, तो it also act as a motivation for the workers. Workers को motivation मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने आप को, सेल्फ को, जो सेल्फ की जो स्किल होती है उस स्किल को शो करने का और उस स्किल को डेवलप करने का चांस मिलता है। क्लियर है? तो ये है हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आज हमने डिस्कस किया हमारे इंसेंटिव जो 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो मॉनेटरी टर्म्स में दिए जाते हैं और मॉनेटरी में नहीं हो तो भी मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, लाइक काइंड की फॉर्म में अगर हम देते हैं तो। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो है जो मॉनेटरी टर्म में बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्कर्स के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, बिकॉज दे सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल और सोशल और इमोशनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एज अ पर्सन हमें सिर्फ हमारी जो मनी ड्राइवन नीड्स होती है वही सेटिस्फाई नहीं करनी होती है, हमें हमारी साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई करनी होती है। लाइक हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर मुझे पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है, लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की लैग पुलिंग चलती रहती है। तो मैं वहां ज्यादा दिन तक फ्री माइंड से वर्क नहीं कर पाऊंगी, ज्यादा दिन मैं वहां वर्क करना पसंद ही नहीं करूंगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें नीडेड होती है। तो ऐसी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने डिस्कस किए हैं, आपको ढंग से इन्हें पढ़ना है और कुछ प्रिंसिपल्स भी इनके साथ में लिंक्ड हुए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोई केस स्टडी से बन जाता है और पूछा भी जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। तो मैंने जो भी प्रिंसिपल आपको बताए हैं आप उन्हें केयरफुली लर्न रखेंगे। ओके, next we will take our third element, that will be leadership. Till then, thank you so much.